हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के यूनिट थर्ड में हमारे 3 टॉपिक्स हैं: डाइन डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट टेस्टिमनी, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लास्ट लेक्चर पे हमने डाइन डिक्लेरेशन कंप्लीट कर लिया था, जबकि अब आज हम स्टडी करते हैं एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी क्या है? यानी कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जनरली विशेषज्ञ उसे कहते हैं जिसने ज्ञान विज्ञान की किसी विशेष शाखा का अध्ययन किया है और अनुभव द्वारा उसे उसमें कुशलता प्राप्त हुई है। बाय एक्सपीरियंस उसने उस पर एक्सपर्ट हुआ है। जो व्यक्ति किसी ज्ञान विज्ञान की किसी विशेष स्पेशल ब्रांच का एक्सपर्ट है, तो वह उस विषय का, वह उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ कहलाता है, वो उस विषय का विशेषज्ञ कहलाता है। जनरल रूल जो है हमारा, सामान्य नियम है, तो ये कहता है जो साक्षी है या जो विटनेस है किसी तथ्य के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में, जो कुछ उसको नॉलेज है, जो वह जानता है, वही कथन करे, वही स्टेटमेंट दे। किसी तथ्य पर राय देने का काम साक्षी का नहीं है। किसी फैक्ट पर वो अपनी ओपिनियंस नहीं दे। उसको जो नॉलेज है वही कोर्ट में कहे। बट कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर राय लेना आवश्यक होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर राय लेना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल मैटर्स होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट को नॉलेज नहीं होती है, हर मामले में कोर्ट भी एक्सपर्ट नहीं होता। तब ऐसी कंडीशंस में उन मैटर्स पर राय लेने के लिए कोर्ट ऐसे पर्सन्स को न्यायालय में बुलाता है कि जिनको उस विशेष मैटर्स में या विशेष स्पेशल सब्जेक्ट्स में कोई नॉलेज है। प्रश्न ये होता है कि क्या वह विद्वान है, क्या वह कुशल है, क्या उसे पर्याप्त ज्ञान है उस मैटर पे। किसी साक्षी को विशेषज्ञ तथा सक्षम होने का प्रश्न न्यायालय को ही तय करना होता है कि वो विशेषज्ञ है कि नहीं है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में इसके प्रावधान किए गए हैं। जो धारा 45 है वो कहती है एक्सपर्ट टेस्टिमनी, यानी कि सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञों की राय। When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or as to identity of handwriting or finger impression, the opinion upon that point of person especially skilled in such foreign law, science or art or in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant. Such persons are called expert. जबकि न्यायालय को किसी विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या उंगली चिन्हों की पहचान के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या उंगली चिन्हों की पहचान विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। सच पर्सन आर कॉल्ड विशेषज्ञ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन मैटर्स पे फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस
इनके बारे में अगर किसी पर्सन्स को कोई नॉलेज है, तब ऐसी कंडीशंस में वो इस एरियाज़ का, इन सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कहा जाता है। और अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोर्ट में एराइज होता है तो कोर्ट ऐसे पर्सन्स को उनसे ओपिनियंस ले सकता है, राय ले सकता है, और ऐसे पर्सन्स की राय सुसंगत यानी कि रिलीवेंट मानी जाती है। अब हम इसके एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज काउज्ड बाय पॉइजन। प्रश्न ये है कि क्या का की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई है। भाई ए की जो डेथ हुई है वो क्या पॉइजन से हुई है, ये क्वेश्चन एराइज होता है कोर्ट में। अब पॉइजन के बारे में सबसे अच्छी राय किसकी हो सकती है, किस पर्सन की ओपिनियन हो सकती है, उसके सिम्टम हैं कि नहीं है उसकी बॉडी में। इस बात के लिए द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रिलीवेंट। किसी विष के बारे में अनुमान कि उससे का की मृत्यु हुई है, उस विष से उत्पन्न हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है। तो विशेषज्ञ कौन हो सकता है इसमें, जो भी एक्सपर्ट होगा इसके नॉलेज होगी, यानी कि डॉक्टर्स। भाई पॉइजन से डेथ हुई है कि नहीं हुई है, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स देगा, अपनी ओपिनियंस देगा, तब ऐसी कंडीशंस में उसकी ओपिनियंस कैसी होगी, रिलीवेंट होगी, सुसंगत होगी। दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन है द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइमिंग ऑफ डूइंग a certain act was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law। किसी भी contrary of law। प्रश्न ये है कि क्या अमुक कार्य की जो कार्य किया गया है ए के द्वारा, वो कार्य करते समय अनसाउंड पर्सन था, यानी कि विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, उसके नेचर, या ये कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है, विधि के विरुद्ध है, या दोषपूर्ण है या विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ था। तब ऐसी कंडीशंस में अनसाउंड पर्सन है कि नहीं है, उसके अंदर सिम्टम है कि नहीं है, ऐसी कंडीशंस में इस पर राय एक्सपर्ट्स देगा। कि ऐसा तो नहीं है, ये पर्सन झूठ तो नहीं बोल रहा है, कि हो सकता है पिली लेता हो कि अनसाउंडनेस की, मैं उसके क्या कहते हैं एक्ट की ग्रीवेंसेस को नहीं जानता था, उसके नेचर को नहीं जानता था कि वो रॉन्गफुल है, कि वो विधि के विरुद्ध है। तब ऐसी कंडीशंस में एक्सपर्ट ऐसे मैटर्स पे अपनी ओपिनियंस देगा। Subjects on which experts can testify, the subject on which an expert is competent to testify are maintained in the section itself and they are। इस सेक्शन जो दिए गए हैं, या सेक्शन में जो 45 सेक्शन में जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं एक्सपर्ट्स होने के लिए, वो फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं टेस्टिफाई। फॉरेन लॉ, विदेशी विधि, जब न्यायालय को किसी विदेशी राष्ट्र की विधि के विषय में राय बनानी हो तो उस विधि के विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उस विषय पर राय देने के लिए बुलाया सकता है। कि फॉरेन लॉ है और फॉरेन लॉ के बारे में कोई अगर आप कोर्ट को ओपिनियंस लेनी है, राय लेनी है, तब ऐसी कंडीशन में ऑल पर्सन्स को तो फॉरेन लॉ के बारे में राय पता नहीं होगी, तो जो उसका एक्सपर्ट्स होगा फॉरेन लॉ का, उसी पर्सन्स को बुलाया जाएगा। इसी तरह से मास्टर ऑफ साइंस या साइंस का कोई भी मैटर्स है, साइंस बहुत वाइड एरियाज है, और साइंस का कोई अगर उसको राय लेनी है साइंस के मैटर्स पे, तब ऐसी कंडीशन में जो उस एरियाज़ का जो मास्टर होगा
जिसको नॉलेज होगी वो पर्सन अपनी आके राय दे सकता है। क्वेश्चंस ऑफ आर्ट, आर्ट के बारे में, कला के बारे में कोई राय बनानी हो तब ऐसी कंडीशन में वो पर्सन राय दे सकता है। हैंड राइटिंग, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, किसी पर्सन की पहचान के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, किसी पर्सन की लिखावट के बारे में कोई राय बनानी हो तब ऐसी कंडीशंस में उस पर्सन्स की राय ली जा सकती है। फिंगर इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन पे अगर राय बनानी है, अंगुली चिन्हों पे राय बनानी है, इस संबंध में विशेषज्ञों की राय हस्तलेख विशेषज्ञ से ही उच्च मानी जाती है और दीवानी कार्रवाई में भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि अंगुली चिन्हों पर भी जो भी एक्सपर्ट्स होता है उसी की राय मानी जाती है और वो इस पर अपनी राय देगा। और उसकी राय कैसी होती है, जो हैंड राइटिंग की राय होती है उससे इसको बेटर माना जाता है। अब हम जनरली मान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स के लिए केस देख लेते हैं। बहुत अच्छा केस है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें गोल्ड की प्योरिटी को लेके क्वेश्चन एराइज हुआ था कि ये गोल्ड जो है वो प्योर है कि नहीं है। अब गोल्ड की प्योरिटी पर किस पर्सन को बुलाया जाएगा? तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सुनार से बेहतर एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता गोल्ड को चेक करने के लिए, क्योंकि उसके पास ये एक्सपर्ट्स, यानी कि वो क्यों हो सकता, क्योंकि उसको स्किल एंड द एडिक्यूट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि उसको अपने एरियाज़ में विशेषज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको पर्याप्त नॉलेज है उस एरियाज़ में, उसके पास स्किल है, उसके पास ज्ञान है। और ऐसी कंडीशंस में उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस तो होती नहीं है। विदाउट क्वालिफिकेशन भी वो पर्सन उस एरियाज़ का एक्सपर्ट्स है। और ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने उस गोल्ड स्मिथ की राय को रिलेवेंट माना। ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स होने के लिए आपके पास कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो, बस आपको उस एरियाज़ में नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि आप उसको बता सको। इसी में केस और देख सकते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जयलाल एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ओपन that for the admissibility of expert evidence it must be shown that expert is skill and the specialization knowledge of the subjects। कि कोर्ट ने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उस एरियाज में एक्सपर्ट होने के लिए उसके पास स्किल होना चाहिए और स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर पे, तो वो पर्सन एक्सपर्ट हो सकता है। अब बात आती है हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो ओपिनियंस होती है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी राय क्या है, कि सिर्फ क्या विशेषज्ञों की राय को सुसंगत मान लिया जाए, रिलेवेंट मान लिया जाए। द वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन हैज़ टू बी व्यूड द लाइट ऑफ मैनी एडवर्स फैक्टर्स। इसके बहुत से एडवर्स फैक्टर्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि फर्स्टली हम देखते हैं देयर इज द डेंजर एरर टू द डिसेबल्ड फॉल्सहुड द प्रिविलेजेस पर्सन्स माइट बी हाफ ब्लाइंड इनकम्पिटेंट और इवन करप्ट। विशेषज्ञ जिन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है, विशेष हम रिस्पेक्ट देते हैं, अंधेपन के शिकार हो सकते हैं, असक्षम होते हैं, इनकेपेबल और करप्ट होते सकते हैं। क्योंकि करप्ट हो सकते हैं, वो इनकेपेबल हो सकते हैं और वो अंधेपन के शिकार भी हो सकते हैं। His evidence is after all opinions and human judgment is fallible, human knowledge is limited and the imperfect, no man even master all the knowledge of any of science। उनका परिसाक्ष्य केवल एक राय है, उनका जो एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं, जो अपनी राय केवल एक राय है, और आम आदमी की राय, ऐसे पर्सन्स की जो राय है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी पर्सन्स है उसको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती है। हो सकता है उसको पूरी नॉलेज ना हो उसके बारे में, ये बात हम नहीं कह सकते कि ऐसे पर्सन्स को पूरी नॉलेज है। कोई भी व्यक्ति आज किसी भी विज्ञान के विषय में मास्टर नहीं हो सकता साइंस ऑफ लॉ के बारे में, क्योंकि हर पर्सन का एब्सोल्यूट नॉलेज उसको नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होता ही है।
तो ऐसी कंडीशन में इस पर हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। इट मस्ट बी born in the mind that an expert witness, however impartial he may wish to be, is likely to be unconsciously prejudice in favor of the side which call him। तीसरा हम कह सकते हैं इसमें कि विशेषज्ञ चाहे जितना भी ईमानदार होने की कोशिश क्यों ना करें, वह उस पक्षकार के पक्ष में अनजाने में बोलता है जिसने उसे बुलाया, क्योंकि जिस पर्सन ने उसको बुलाया है उसके फेवर में कहीं ना कहीं वो अनजाने में भी उसकी बात कर नहीं पाता है। वह उस पक्षकार के पक्ष में अनजाने में बात बोलता है जिसने उसे बुलाया है, और जिन्हें कारणवश ये कहा गया है साक्षी आजकल बहुत बदनाम है, उन्हें विशेषज्ञ साक्षी कहते हैं, अर्थात ऐसे साक्षी जिन्हें एक पक्षकार की बात को तकनीकी या वैज्ञानिक आधार पर सही बताने या उसका समर्थन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जिस एक्सपर्ट्स को कोई पर्सन बुला रहा है अपने फेवर में कोई बात करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन की बात करता है, क्योंकि वो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट ले चुका होता है। इसमें हम एक केस और बात कर लेते हैं हम लोग, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स की पे पंत जी बल्लाम वेंकट गणेश वर्सेस आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें आप इससे पहले आप एक केस और स्टडी कर लो, जो बात करते हैं हम राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ की इस राय के आधार पर व्यापरण के लिए दोष सिद्धि मानी कि जिस पत्र के द्वारा मुक्ति धन मांगा गया था, रैंसम मांगा गया था, एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी, वह अभियुक्त के हस्तलेख में था। जो अभियुक्त पर्सन था उसने जो एक्सटॉर्शन मनी थी जो मांगी थी वो उसने अपने हैंड राइटिंग में मानी थी, और जस्टिस दुआ ने स्वयं अभियुक्त के उस अन्य हस्तलेख से पत्र की तुलना की थी, जो उसकी और राइटिंग्स थी उससे उस लेटर को कंपेयर किया था, और कहा इससे अधिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लेटर उसने मांगा था, दिया था एक्सटॉर्शन मनी के लिए, उससे कि जस्टिस दुआ ने अपने आप हिमसेल्फ उसका कंपेयर किया दूसरे से और उसकी राइटिंग को चेक किया, और उन्होंने कहा इससे ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं है और ये लेटर ही अपने आप में सफिशेंट है। आप चाहे एक केस और लिख सकते हैं इसमें, आर वर्सेस सिल्वर लॉक का। सिल्वर लॉक का भी हैंड राइटिंग के ऊपर है कि एक एडवोकेट्स थे, उनको हैंड राइटिंग का शौक था और वो कई वर्षों से इसका शौकिया क्या काम करते रहते थे। तो ऐसे मैटर्स पे एक अभियुक्त को उनकी ओपिनियन के आधार पर ही सज़ा दी गई कि उन्होंने को पर्सन्स को इस एरियाज़ में स्पेसिफिक नॉलेज थी, वो इसके स्पेसिफिक जानकार थे, और उसके बिहाफ पर उसको सज़ा दी गई उनकी राइटिंग को मैच कर उसके लिए। बात करते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन। जो एक्यूज पर्सन्स होते हैं उनकी मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2010। तो पॉलीग्राफ टेस्ट, द कोर्ट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, हाउ इट रिजल्ट इन रिलायबिलिटी। भाई पॉलीग्राफ टेस्ट हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, आज की प्रेजेंट टाइमिंग में उनकी रिलायबिलिटीज कितनी है। फॉरेन कोर्ट हैव बीन लिमिटेड इट यूज इन द क्रिमिनल केसेस। फॉरेन में इन चीज़ों को बहुत लिमिटेड फॉर्म में माना गया है, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि
कथन करता झूठ बोलता है, उसके मन तथा शरीर की दशा भिन्न होती है, इसीलिए विदेशी न्यायालयों में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि जो पर्सन पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा एडमिट नहीं किया गया है। नार्को एनालिसिस, दिस टेस्ट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट सक्सेस रेट, और नार्को टेस्ट जो है इसका भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, बहुत अच्छा दर नहीं मानी जाती है, रेट नहीं है, इसके भी बहुत से रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट, ये परीक्षा को भी अपराध के संबंध में अन्वेषण में उपयोग में लिया जाता है। इसकी विश्वसनीयता तथ्यों पर निर्भर करती है, इसकी जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटीज़ है, वो मैटर्स के फैक्ट पर डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशंस में इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, और सॉल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य के बारे में न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन ने कहा है कि जो नार्को टेस्ट होता है वो फोर्सफुली होता है, बलपूर्वक नार्को परीक्षण, ब्रेन मैपिंग जो कि अभियुक्त की सहमति के विरुद्ध होता है, और वो अनसंवैधानिक, क्योंकि जितने भी ये टेस्ट हैं, ब्रेन मैपिंग है, नार्को टेस्ट है, ये सारे क्या होते हैं, जो एक्यूज पर्सन है उसकी कंसेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए ये अनलॉफुल है। तो मेडिकल टेस्ट में हमने इस पर देखा था। अब हम बात करते हैं ओपिनियन, सेक्शन 45A, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेक्शन 45 बात करता है हमारी एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परिसाक्ष्य के बारे में। तो इसके बारे में जहाँ किसी कार्रवाई में न्यायालय को किसी संसूचना जो किसी कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अंकीय रूप में स्टोर्ड है, तो मामले से संबंधित राय बनानी हो, तब ऐसी कंडीशंस में IT एक्ट 2000 के सेक्शन 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के परीक्षक की राय एक सुसंगत है। तो ऐसी कंडीशंस में IT एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई डाटाज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और वो किसी डिवाइस में स्टोर्ड है, तब ऐसी कंडीशंस में कंप्यूटर प्रोसीजर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में है, तो उसका जो परीक्षक है, जिस पर्सन्स ने उसका डाटा को एंट्री की है, उसकी नॉलेज रिलेवेंट मानी जाएगी। ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग हम मान कर ही चुके हैं, यहाँ पीछे बैक साइड में उसमें एक R रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है सेक्शन 47A, ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। अगर हमें डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है, तो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू the digital signature or any person, the opinion of the certified authorities which has issued the digital signature certified in the relevant। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है, तब प्रमाणकर्ता अधिकारी सर्टिफाइड ऑफिसर्स जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इशू किया है, जारी किया है, उसकी राय सुसंगत होगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एक्सपर्ट्स ओपिनियन। इसको आप स्टडी कीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और हमेशा एग्ज़ाम में आता है। आप इसको वीडियो को देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर है उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ से कोई क्वेरी होती है तब हम वहाँ भी इसको, आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।